झारखंड का जनजातीय समाज केवल जंगलों में रहने वाले लोगों का समुदाय नहीं, बल्कि ये प्रकृति के साथ एक गहरे आत्मीय संबंध का जीवंत उदाहरण है। एक ऐसा रिश्ता जो केवल अस्तित्व का प्रश्न नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन भी है। यहाँ की मिट्टी केवल खेतों के लिए नहीं, बल्कि स्मृतियों और परंपराओं की कहानियों से भी सराबोर है। यहाँ की नदियाँ केवल जल धाराएं नहीं, बल्कि पुरखों की संगीतमयी लोरी है जो सदियों से जीवन की रगों में बहती आई है। हर पेड़, हर पर्वत, हर बहती नदी यहाँ के लोगों के लिए केवल प्राकृतिक संसाधन मात्र नहीं, बल्कि सजीव चेतन अस्तित्व है जिनसे उनका नाता आत्मीयता से बंधा है। मिट्टी की खुशबू संग बहती है, गांव की हवा सुकून कहती है। नमस्कार, जोहार, मैं भारती पांडे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम गांव यात्रा में। आज हम आपको लेकर के आए हैं लोहरदगा जिला के कुड़ू प्रखंड के रोचो गांव की ओर। यहाँ हम देखेंगे ग्रामीण जीवन के विभिन्न पहलुओं को करीब से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इस यात्रा में हम यह भी देखेंगे कि किस प्रकार से सरकारी और गैर सरकारी संगठन कृषि, आय सृजन और सामुदायिक विकास जैसे क्षेत्रों में अपनी योजनाओं और प्रयासों से ग्रामीण समाज को सशक्त बना रहे हैं। हमारा उद्देश्य उन्हीं प्रयासों को आपके सामने लाना है और गाँव की उस ऊर्जा और उत्साह को साझा करना है जो भारत की आत्मा है। तो चलिए इस यात्रा पर इस अनोखे सफर का हिस्सा बनते हैं। इसी आत्मीयता का जीवंत उदाहरण है लोहरदगा जिले का रोचो गांव। एक ऐसा गांव जहां परंपरा केवल स्मृतियों में नहीं, बल्कि हर सांस में बसी हुई है और आधुनिकता केवल बाहरी चमक नहीं, बल्कि प्रगति का सधा हुआ कदम है। परंपरा की ये विरासत आज भी इस गांव में जीवंत है, किंतु अतीत के झलकियों के साथ वर्तमान को संवारते हुए ये गांव भविष्य की एक आदर्श झलक प्रस्तुत करता है। रोचो गांव में विकास यात्रा की शुरुआत महिलाओं के सशक्तिकरण से हुई। गांव की महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। पहले जहां गांव की महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित थीं, वहीं आज वे आत्मनिर्भर बनकर परिवार की आर्थिक रीढ़ बन चुकी हैं। 2021 से शुरू किए हैं। 50 पैसा शुरू किए थे, 50 से फिर 1 रुपया से 2 रुपया, ऐसे करते करते धीरे धीरे बहुत बचत करने लगे। उसके बाद में पहले हम लोग के लिए बच्चा लोग छोड़ के जाते थे ईटा भट्ठा, तब किसी का दूसरा गांव में काम करने जाते थे, वो भी जाना छोड़ दिए। अब बच्चा लोग को प्राइवेट स्कूल में पढ़वाने नहीं सकते थे। हम लोग बच्चा लोग को भी प्राइवेट स्कूल में पढ़वा रहे हैं। तो मेरा बहुत स्थिति था उस साल भैया, लॉकडाउन भी था और कहीं पैसा कौड़ी भी नहीं मिल रहा था और कहीं जाना आना भी मना था। यहाँ से हम लोग 65,000 उठाए थे बच्चा से, तो फिर वो पैसा भी धीरे धीरे करके हम चुका दें। अभी ठीक है, अभी फिर कोनो मुसीबत होता है तो यहीं से उठाते हैं फिर देते हैं। महिलाओं ने छोटे छोटे कदमों से एक बड़ी यात्रा तय की। साहूकारों के चंगुल से मुक्त होकर उन्होंने अपने समूह से मामूली ब्याज पर ऋण लेना शुरू किया। इससे किसी ने अपनी बेटी का इलाज कराया, तो किसी ने अपने घर की मरम्मत करवाई, किसी ने खेती में निवेश किया, तो किसी ने अपने छोटे व्यवसाय की शुरुआत की। इन्हें यहाँ से 20,000 रुपया लिए थे घर बनाने के लिए। घर का स्थिति बहुत खराब था, यानी बरसात में बहुत चूता था, तो उसी को हम अल्बेस्टर चढ़ाएंगे बोल के 20,000 रुपया लिए थे।
इधर उधर से खोजे, नहीं मिला पैसा, तो फिर हम समूह से लेके अपना घर बनाए और अभी हम सही से। पहले इस समूह नहीं था, उस समय हम लोग को ना महाजन सबसे उधारी लेना था, तो वो लोग समय से यानी कि जितना सूद होता था उसे अधिक ले जाता था। और जब हम लोग का समूह बना तो हम लोग का आवश्यकता अनुसार हम लोग सही समय से पैसा जमा करते हैं, धीरे धीरे करके। महिला समूह से प्रेरित होकर इस गांव में पुरुषों ने भी एक मंडल बनाकर सामूहिक बचत की पहल की। ये मंडल हर हफ्ते एक निश्चित राशि बचाता है, जो किसानों और अन्य जरूरतमंदों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में काम आता है। इससे किसान बीज खरीदते हैं, अपने खेतों में सुधार करते हैं और नवाचार को अपनाकर अपनी उपज को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। बैठक का हम लोग का मेन उद्देश्य है कि गांव को संगठित करके सबको एक रास्ता में लाने का प्रयास है हम लोग का। हम लोग इस बैठक को प्रत्येक सप्ताह बृहस्पतिवार का दिन में बैठते हैं। बैठक में हम लोग का जितने भी लाभुक हैं, प्रत्येक किसान 20 रुपये के दर से हर सप्ताह हम लोग जमा करते हैं। जमा करने के दरमियान में हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि गांव को विकास आगे की ओर ले जाना। महिलाओं और पुरुषों के इन प्रयासों ने गांव में सहयोग और सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना को और मजबूत किया है। ये इस बात का उदाहरण है कि जब गांव के लोग मिलकर किसी समस्या का हल निकालने के लिए आगे आते हैं तो कोई भी बाधा उनके सामने टिक नहीं सकती। झारखंड में कुपोषण एक गंभीर समस्या रही है और रोचो गांव भी इससे अछूता नहीं था, लेकिन आज बच्चों और माताओं के कुपोषण से निपटने के लिए गांव में समय समय पर पोषण आहार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इनमें ग्रामीणों को संतुलित आहार, घरेलू पोषण संसाधनों और सही खान पान की आदतों के बारे में सटीक जानकारी देकर जागरूक किया जाता है। इन निरंतर प्रयासों से गांव में कुपोषण की दर में गिरावट आई है और कई बच्चों का स्वास्थ्य पहले से बेहतर हुआ है। रोचो गांव में कृषि न केवल जीविका का साधन है, बल्कि एक गांव की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा भी है। यहाँ के लोग पीढ़ियों से खेती पर निर्भर हैं और कृषि ही इनकी आजीविका का प्रमुख स्रोत रही है। हर परिवार के पास छोटे या बड़े खेत हैं और गांव का पूरा ढांचा कृषि पर टिका हुआ है। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे खेती में नए प्रयोग और तकनीकें जुड़ती गई, वैसे वैसे कुछ चुनौतियां भी सामने आई। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग ने मिट्टी की उर्वरता को कम कर दिया, जल स्रोतों को प्रदूषित किया और धीरे धीरे किसानों को इस बात का एहसास हुआ कि उन्हें एक संतुलित और अधिक स्थायी कृषि प्रणाली अपनाने की आवश्यकता है। गांव के बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान और प्रदान संस्थान नामक एक एनजीओ के सामंजस्य से किसानों ने खेती के तरीकों में बदलाव किए और आज रोचो एक ऐसा उदाहरण बन चुका है जहां जैविक खेती और जल संरक्षण के समावेश से स्थायी कृषि का एक सफल मॉडल विकसित हुआ है। पहले इसमें हम लोग गोबर एक ट्रैक्टर डाले हैं, तब उसके बाद राई डाले, उसके बाद फिर जन्म पर, उसके बाद अग्निवस्त्र स्प्रे किए, उसके बाद पकने के बाद हम लोग काट रहे हैं। काटने के बाद फिर मैसेंगे, उसके बाद समोखी में दिया जाएगा। अगला साल में इसको बीज को रखेंगे। जैविक खेती जो करने से अच्छा उत्पादन हुआ। गांव के किसानों ने महसूस किया कि यदि वे अपनी मिट्टी को उर्वर और स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं
तो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग कम करके पारंपरिक और जैविक तरीकों को अपनाना जरूरी है। इस बदलाव में प्रदान संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने किसानों को जैविक खाद बनाने और जैविक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण दिया। BRC खोले हम, उसके बाद में खाद सब बना रहे हैं अभी। तो पहले हम लोग बाहर से खाद खरीदते थे, जिससे हम लोग को अधिक लगता था तो दादा लोग नहीं पहुंचाने सकते थे। इसी कारण से हम लोग यहाँ बनाना शुरू किए और जैविक खेती हम लोग विशेषकर स्वास्थ्य के को लेकर खेती करना शुरू किए। और जैसे कभी कभी ऐसे होता है कि यूरिया सब समय से नहीं मिल पाता है, तो हम लोग इसी को अपनाए और हम लोग अभी BRC में जैविक खाद, बहुबीज, अग्नियास्त्र, जीवामृत, बीजामृत ये सब बनाते हैं। खाद उद बना के जो आमदनी होता है उसी से हम लोग बच्चा लोग को पढ़ाते हैं। अब गांव में गाय के गोबर, सूखे पत्तों और अन्य जैविक पदार्थों से खाद तैयार की जाती है, जिससे मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता बनी रहती है। रासायनिक उर्वरकों की तुलना में ये खाद न केवल सस्ता एवं पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, बल्कि इसकी वजह से उत्पाद भी काफी गुणवत्तापूर्ण, अधिक स्वादिष्ट और पोषक होती है। पहले हम रासायनिक से खेतीबाड़ी करते थे तो उसमें समय समय पे मिलता नहीं था और उसमें महंगाई भी ज़्यादा लगता था। तब से बाद प्रधान का भैया लोग आए, कुछ ट्रेनिंग दिए, सिखाए। तब से बाद धीरे धीरे जैविक खाद बनाने का शुरुआत किए हम लोग, और अभी तो खुद से बनाता हूँ और खुद बेचता हूँ भी। और ये शिवांश खाद बनाने के लिए पुआल लगता है, कच्चा गोबर और कच्चा घास का कटा हुआ, इसी से बनाते हैं हम लोग। इसमें हम लोग का आमदनी भी कम लगता है, जमीन भी सुधार होते जा रहा है। कृषि को अधिक प्रभावी और संसाधन संवेदनशील बनाने के लिए रोजो गांव के किसानों ने जल संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। पहले सिंचाई के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती थी, जिससे गर्मी के मौसम में जल संकट की स्थिति बन जाती थी। लेकिन अब जल बचाने के लिए मचान खेती और टपक सिंचाई जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाया गया है। जैसे कि हम लोग ड्रिप लगाए, पहले तो नहीं लगाए थे, तो हम लोग का पानी का तो बर्बादी जा रहा था, कहीं कि हम लोग खुला में पटा रहे थे। तो जब अभी इधर पटाना है तो यहाँ भी हमको टाइम देना है, वहाँ पटाना है तो वहाँ भी टाइम देना है। और जब हम लोग ड्रिप लगाए हैं तो जब पानी का भी बचत हो रहा है और मतलब हम लोग एक आदमी भी आते हैं तो पूरा बारी ही पट जा रहा है और पानी का भी बचत हो रहा है। इधर उधर तो नहीं भाग रहा है, अभी टिपा टिप 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 चू चू के जहाँ जहाँ रोपे हैं वहाँ वहाँ पट जाता है। फायदा तो यही हो रहा है कि मतलब धूप में भी, बरसात में भी, सब तरफ इस सब सीजन में हम लोग खेती निकाल रहे हैं। पहले तो नहीं करने पा रहे थे कि आधा कर रहे थे खेती बाड़ी, उसके बाद में पानी खत्म हो जा रहा था तो खेती का बीमार हो रहा था। तो अब तो नहीं हो रहा है, कहीं कि हम लोग का पानी का बचत हो रहा है, इसीलिए अब खेती बाड़ी करने के लिए हम लोग को भी सुविधा हो रहा है। मचान खेती विशेष रूप से लताओं वाली फसलों के लिए अपनाई गई है, जिसमें बेलों को बांस या तारों के सहारे ऊपर लटकाकर उगाया जाता है। इससे न केवल खेत की मिट्टी ढकी रहती है और उसकी नमी बनी रहती है, बल्कि कम जगह में अधिक उपज भी प्राप्त की जा सकती है। मचान करने का कारण हम लोग का यही था कि मचान में एक साथ में हम लोग 3 से 4 फसल उगा सकते हैं, ले सकते हैं। यही सोच के हम लोग ये मचान भी किए और अभी हम लोग को इस खेती से हम लोग का अभी इनकम मिनिमम अभी हम लोग का है 35 से 40 हज़ार हो जाता है। रोचो गांव के किसान अपने संसाधनों को एक व्यापक बाजार तक पहुंचाने में भी सफल हो रहे हैं। जहां पहले खाद सिर्फ अपने खेतों के लिए तैयार की जाती थी, आज यही खाद गांव के किसानों के लिए एक नई आमदनी का स्रोत बन चुकी है। गांव के किसान FPO
यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के तहत संगठित होकर खाद का उत्पादन कर रहे हैं और इसे स्थानीय बाजारों में बेच रहे हैं। इससे न केवल उनके खेतों को जैविक पोषण मिल रहा है, बल्कि शहरों और अन्य गांवों के किसानों तक भी शुद्ध और गुणवत्ता युक्त खाद पहुंच रही है। बहुत लोग किसान लोग बिचौलियों से परेशान थे, तो अभी एक भारत सरकार का योजना चल रहा है जिसको एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो हमारे कुड़ू प्रखंड में भी प्रधान संस्था और नाबार्ड के सहयोग से एक एफपीओ योजना चल रहा है जिसका एफपीओ का नाम है सैनम नेरम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। इसमें भी कुल 1600 महिला किसान जुड़ी हुई हैं और हम लोग अगर रोचो का बरवा टोली का बात करें इसमें 29 महिला किसान जुड़ी हुई हैं, जिससे निरंतर सामूहिक रूप से इनका बीज डिमांड करना, सामूहिक रूप से खेती करवाना, सामूहिक रूप से इनका बाजार व्यवस्था करवाना, ताकि इन्हें बड़े बाज़ारों तक अगर उनका फसल का वज़न ज़्यादा होगा तो बड़े बाज़ारों तक उनका मार्केटिंग करा सकते हैं। यहाँ के जो महिला और पुरुष किसान हैं एक साथ मिलकर एफपीओ संगठन के तहत जैविक खेती कर रहे हैं, जिसमें प्रदान संस्था के द्वारा उन्हें जागरूकता और प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद यहाँ के किसान खुद से जैविक खाद, दवा और कीटनाशक तैयार कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल वो खुद अपने खेतों में भी कर रहे हैं, जिससे उनकी आय के स्रोत में काफ़ी वृद्धि हो रही है। यहाँ जैविक खेती में धान, आलू, मटर, मिश्रित खेती और बागवानी में अंतर फसल किया जा रहा है। साथ ही गांव में स्थापित फसल सॉर्टिंग और ग्रेडिंग सेंटर किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने में मदद कर रहा है। अब फसल को सीधे बेचा नहीं जाता, बल्कि इसे श्रेणीबद्ध करके अच्छे दामों पर व्यापारियों और बड़े बाजारों तक पहुंचाया जाता है, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिल रहा है। पहले हम लोग मटर मार्केट ले जाते थे, एक दो खराब होने पर दाम अच्छा से नहीं मिल पाता था। अब यहाँ ग्रेडिंग सेंटर में ई करके देते हैं। अभी आलू मटर सभी को किसान संगठन में देते हैं, जिसमें अच्छा मुनाफा, अच्छा रेट हम लोग को मिलता है। गांव की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महिलाओं की भागीदारी भी अहम रही है। प्रदान संस्था के सहयोग से यहाँ एक मसाला प्रसंस्करण इकाई स्थापित की गई, जिसने कई ग्रामीण महिलाओं को किसान उद्यमी बना दिया। मसाला पीसने के लिए प्रदान द्वारा आधुनिक मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। इस इकाई के खुलने से न सिर्फ इन महिलाओं के आय में वृद्धि हुई, बल्कि दलहन एवं तिलहन खेती को भी बढ़ावा मिला है। हल्दी उल्दी लगाए थे तो वो हल्दी मेरा बेकार चल गया था। उसके बाद हम लोग फिर बैठक किए, बैठक करके फिर से बातचीत हुआ तो प्रधान का दादा दीदी सब आए, फिर बोले कि हाँ हल्दी उल्दी लगा था तो क्या हुआ हल्दी, तो फिर वही बात हुआ कि हल्दी मतलब बेकार चल गया। सबको ऐसी लगाया था पर कोड़ काट के धो धा के भी उसको मतलब सही उपयोग हम लोग नहीं करने सके। उसके बाद फिर मशीन का बात हुआ, फिर मशीन मिला, फिर वही फिर काम कर रहे हैं हल्दी फल्दी का और शुद्ध खाते हैं और बस यही है। और अपना बाल बच्चा को मतलब बाहर जाने का जरूरी अब नहीं पड़ रहा है। इससे हम मेरा आमदनी कुछ चल रहा है अच्छा खासा। एक समय था जब रोचो गांव के कई परिवारों के लिए पक्के मकान का सपना किसी दूर के सितारे की तरह था, सुंदर, उज्जवल, लेकिन पहुंच से परे। मिट्टी और खपरेल से बने घर उनकी वास्तविकता थे, जो हर बारिश में रिसते थे, हर आंधी में कांपते थे और हर सर्दी में ठिठुरते थे। कई परिवार ऐसे भी थे जो बरसात की रातों में बूंदों की आवाज के साथ नींद तोड़ते, लेकिन अगली सुबह उसी टूटी छत के नीचे अपने सपनों को फिर से जोड़ने की कोशिश करते। पहले हम लोग का मिट्टी के घर था, रहने में बहुत दिक्कत था, पानी की बरसात में चुता था। अभी हम लोग के अम्बावास घर मिल गया तो बना रहे हैं और अभी पैसा डला है 30,000, उसी से अभी काम चालू किए हैं। अब बन जाएगा तो वो खुशी से रहेंगे, पहले बहुत दिक्कत में रहते थे। गांव के ग्रामीण परिवारों को सिर्फ घर ही नहीं मिले,
बल्कि उनके घरों की गरिमा भी बढ़ी है, क्योंकि एक छत जितनी जरूरी होती है उतना ही जरूरी होता है उस घर में इज्जत और स्वच्छता का एक कोना। इसी सोच के साथ गांव में कई इज्जत घर यानी शौचालयों का निर्माण किया गया। गांव के विकास के सफर में प्रधान संस्था ने किसानों को सेमिया लता की खेती से एक नई राह दिखाई। ये कोई साधारण पौधा नहीं बल्कि भविष्य के समृद्धि की जड़ है। सेमिया लता को बड़े जतन से उगाया जा रहा है, क्योंकि आने वाले वर्षों में यही पौधे गांव के लिए एक नई क्रांति लाने वाले हैं। अगर रोचो गांव में कोई ऐसा कोना है जहां प्रकृति और आर्थिक आत्मनिर्भरता एक साथ सांस लेते हैं, तो वो है यहाँ का आम बगान। गांव के किसानों ने समझ लिया कि मिट्टी में सिर्फ फसलें नहीं बल्कि अवसर भी उगाए जा सकते हैं। इसी सोच के साथ 27 एकड़ भूमि पर 26 किसानों ने आम की बागवानी शुरू की है। किसानों ने सिर्फ आम के पेड़ नहीं लगाए बल्कि बागवानी को और अधिक लाभदायक बनाने के लिए इंटरक्रॉपिंग भी अपना ली है। अब आम के पेड़ों की छांव में अन्य फसलें भी लहलहा रही हैं, जिससे एक ही भूमि से अधिक उत्पादन लिया जा सके। यहाँ पर पूरा किसान हम लोग 27 एकड़ में पूरा लगा हुआ है। 26 किसान है हम लोग। पहले हम लोग जैसे तैसे व्यापारी लोग आते थे, आम का हम लोग बेच देते थे, गांच से अपना अपना प्लॉट बात करके जैसे तैसे बेचते थे। लेकिन अब हमारे बीच जैसे किसान संगठन बना और प्रधान के दादा लोग आए तो समझाए हम लोग कि किसान संगठन के माध्यम से बेचा जाए। ग्रेडिंग करके आम अभी बेचते हैं। पिछले बार हम लोग बेचे थे जिसमें अच्छा मुनाफा हुआ। जैसे मैं खुद अपना प्लॉट का 1 लाख 1.25 लाख के लगभग में बेचे थे और कुल पूरा गांव का ही हम लोग का 15 लाख लगभग आम का बिक्री किए थे। जो बागवानी है उसमें अंतर फसल किया जाए। इसमें अभी हम लोग लगाए हैं, मटर लगा हुआ, कुछ हल्दी लगा हुआ है, सरसों लगा हुआ है। इसी तरह प्रयास करें कि हम लोग पूरा बागान में अंतर फसल लगे। अंतर फसल लगाने से यही हम लोग का फायदा है कि जो खाद बीज जो हम लोग देते हैं उसमें डबल मुनाफा हो रहा है। ऊपर आम हम लोग बेचते हैं वो अलग हम लोग का एक समय आता है मुनाफा, और अंतर फसल से अलग मुनाफा होता है। और अंतर फसल लगाते हैं तो इसमें खाद देते हैं, वो आम भी लेता है, सिंचाई करते हैं तो उसमें भी आम का भी मुनाफा होता है। जहां एक और गांव के खेत अनाज और फलों की मिठास से भर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पशुपालन की नई नई विधियां भी समृद्धि के दरवाजे खोल रही हैं। गांव के किसान अब समझ चुके हैं कि बकरियों का पालन तभी लाभदायक होगा जब वे स्वस्थ रहें और उचित देखभाल मिले। इसी सोच ने जन्म दिया मचान शेड प्रणाली पर आधारित बकरी पालन को। पुरुष मंडल बैठते बैठते हम लोग के पास दादा लोग भी आए और हम लोग को समझाए कि आप लोग बकरी पालते हैं तो हम लोग लगभग हैं 16-17 घर बकरी पालते हैं। तो बकरी के लिए हम लोग विशेष विधि हम लोग को अपनाया गया कि यहाँ हम लोग को बकरी शेड बनवाए हैं। बकरी शेड यहाँ पर बनवाए हैं। बकरी शेड से हम लोग का ये फायदा है कि पहले बरसात में बकरी ज़मीन से नीचे रहते थे। ज़मीन से नीचे रहते थे तो हम लोग को बिच्छू वगैरह सांप वगैरह से भी डर होता था। अभी तो हम लोग का बकरी के लिए डर नहीं है, इसलिए हम लोग बकरी के लिए इतना मचान बनाए हैं। और अभी मचान के ऊपर हम लोग का बकरी रहती है और हम लोग का बकरी में जो भी बीमार होता था पहले वैसा बीमारी नहीं होता है। बकरियों के लिए विशेष रूप से अजोला घास उगाई जा रही है जो अत्यधिक पोषक होती है और उनके स्वास्थ्य को संपूर्ण बनाए रखती है। इससे किसान कम लागत में भी अधिक लाभ कमा पा रहे हैं, क्योंकि अजोला घास जल्दी बढ़ती है और इसमें प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होती है। झारखंड के लोगों में पहले से ही पशुपालन की ओर रुझान रहा है, जिसमें वे बकरी पालन करते आ रहे हैं। पहले के लोग पारंपरिक रूप से बकरी पालन करते थे, जिसमें वे बकरियों को जमीन पर रखते थे, जिसके कारण उनमें बीमारी और मृत्यु दर काफी बढ़ रही थी। लेकिन प्रधान संस्था के मार्गदर्शन के बाद यहाँ के लोगों ने मचान बनाया है और अब बकरियों को जमीन से ऊपर मचान पर रखा जा रहा है, जिसके कारण बीमारी और मृत्यु दर में काफी कमी हुई है और यहाँ के किसानों की आय में काफी वृद्धि हुई है।
रोचो गांव सिर्फ झारखंड के नक्शे पर बसा एक स्थान मात्र नहीं, बल्कि ये उस जीवंत कथा का हिस्सा है जो बताती है कि कैसे मिट्टी से सोना उपजाया जाता है, कैसे बीज सिर्फ खेतों में नहीं बल्कि उम्मीदों और बदलाव के रूप में भी अंकुरित होते हैं। ये गांव एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जहां अतीत की परंपराएं भविष्य के सपनों से हाथ मिला रही है, जहां आधुनिकता की रोशनी परंपरागत ज्ञान की जड़ों को सींचकर और भी उजली हो रही हैं। अगर इस गांव में हम लोग एक बदलाव का बोले तो हम लोग पिछले लगभग 2 सालों से यहाँ जैविक विभिन्न अलग अलग गतिविधि को लेकर कार्य कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से देखेंगे तो जैविक खेती, पशुपालन संबंधित गतिविधि है, साथ ही साथ हमारा बागवानी से संबंधित गतिविधि है और विभिन्न तरह का हमारा स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य पोषण से और महिला सशक्तिकरण से संबंधित कार्य अभी मुख्य रूप से इस गांव में चल रहे हैं। अगर हम समुचित रूप से बात करें तो ये एक पूरा टोला विकास की रफ्तार की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसमें सभी दीदी सभी दादा एक संगठित होकर इस टोला को आगे लेकर चल रहे हैं। आज यहाँ महिला मंडल के साथ पुरुष मंडल का गठन हो रहा है, नियमित टोला सभा का बैठक हो रहा है, सरकारी योजनाओं का यहाँ लाभ मिल रहा है, पंचायत से प्रखंड से सभी योजनाओं का यहाँ जमीनी स्तर तक धरातल पर पहुँचाया जा रहा है। तो यहाँ सभी प्रकार की योजनाएं साथ ही साथ सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को मिलकर एक पूरे गांव का समुचित और समग्र विकास करने का हम लोग सोच कर रहे हैं। रोचो हमें सिखाता है कि विकास केवल ऊंची इमारतों या चौड़ी सड़कों से नहीं होता, बल्कि तब होता है जब हर घर में आत्मनिर्भरता की लौ जलती है, जब हर किसान अपने श्रम का उचित फल पाता है और जब हर महिला अपने सपनों को साकार करने का साहस जुटाती है। ये गांव केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक प्रेरणा है, एक जीवंत मिसाल है कि जब लोग एकजुट होते हैं तब संकल्प दृढ़ होते हैं तो बदलाव केवल संभव नहीं बल्कि अवश्यम भावी हो जाता है। यहाँ बदलाव सिर्फ खेतों और खलिहानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बदलाव ग्रामीणों की सोच में आया है, दृष्टिकोण में आया है और यही बदलाव असली प्रगति की पहचान है। इस यात्रा के बाद हम यह जरूर कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों में भविष्य में सफलता पाने की अपार क्षमता है। यहाँ के निवासियों ने न केवल प्रदान संस्था का भरपूर लाभ उठाया है, बल्कि यह दृढ़ संकल्प भी किया है कि इस गांव को एक आदर्श गांव के रूप में बना कर रहेंगे। यहाँ के निवासियों ने कदम कदम पर हमारा साथ दिया है, जिसका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। इसी के साथ हमारे जाने का भी वक्त हो चला है। हम फिर मिलेंगे आपको गाँव यात्रा के अगले अंक में एक नए गाँव में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जोहार।